नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी आपसे कि भूगोल की शाखाएं और उपशाखाओं के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि भूगोल की जो शाखाएं हैं वह दो हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसके बाद जो उसकी उप शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत हमने देखा था भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, मृदा भूगोल, जैव भूगोल आदि के बारे में हमने देखा था। साथ ही साथ हमने मानव भूगोल की जो उप शाखाओं की बात की थी, उसमें हमने आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि के बारे में हमने बात की थी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा उनका विश्लेषण भी देखा था कि जो आपकी ये शाखाएं और उप शाखाएं हैं उनमें अध्ययन किन चीज़ों का किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं भूगोल के एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है भूगोल का उद्देश्य, यानी एम और पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो पीडीएफ है, आपको लास्ट वीडियो जो होगा इन टॉपिकों का, उनमें मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है भूगोल का उद्देश्य, यानी एम या पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चाहे हम कोई सब्जेक्ट लिखा गया हो या हम किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हों या कोई काम ही कर रहे हों, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे हम एक पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का भी एक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो अगर भूगोल को लिखा गया है या भूगोल जो विषय है उसका क्या उद्देश्य है, उसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भूगोल एक अंतर विषयी या अंतरशास्त्रीय यानी इंटरडिसिप्लिनरी विज्ञान है। इसको हमने देखा है कि इसका अर्थ होता है कि जो भूगोल की जो अध्ययन क्षेत्र है उसने सभी विज्ञानों से कुछ ना कुछ लिया है, यानी कि सभी विषय आपस में संबंधित हैं। इसीलिए आपका अंतर विषयी या अंतरशास्त्रीय विज्ञान है। ठीक है, जिसका मूल उद्देश्य पृथ्वी के तल पर स्थित भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो भूगोल का उद्देश्य आपको पता चल गया कि जो पृथ्वी का तल है, इसे भी हमने बताया है कि तल का मतलब क्या है। तो वहाँ पर जो भौतिक तत्व और मानवीय तत्व पाए जाते हैं उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करना या अध्ययन करना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूतल पर विद्यमान पर्यावरणीय दशाओं तथा मनुष्य के मध्य होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया और उससे उत्पन्न भूदृश्यों की व्याख्या करना भी भूगोल का प्रमुख लक्ष्य है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका पर्यावरण है और इस तरफ आपका जीव है यानी मानव है, इसमें किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, यानी मानव पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है और पर्यावरण कैसे मानव को प्रभावित कर रहा है, उनका अध्ययन करना भी भूगोल का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस तत्व या घटना का संबंध मनुष्य से नहीं है, भूगोल उस पर ध्यान नहीं देता है। ये आपको याद रखना है कि भूगोल में उन्हीं तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य से संबंधित हैं, यानी मनुष्य को जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम भौगोलिक तत्व भी कहते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार विकास क्रमानुसार भूगोल के मौलिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विकास क्रमानुसार मतलब स्टार्टिंग से यानी प्रारंभ से भूगोल अगर यहाँ तक पहुँचा है तो उसी के अनुसार भूगोल के मौलिक उद्देश्य कुछ बताए गए हैं। ठीक है, जैसा आपका है, पहला है भूतल का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। भूगोल एक क्षेत्र विज्ञान है, यानी कि स्पेशियल साइंस है, जो पृथ्वी के तल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये पूरे विश्व के बारे में, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, यही इसीलिए इसे क्षेत्रीय विज्ञान कहा गया है। दूसरा है आपका क्षेत्रीय भिन्नता का निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरियल डिफरेंसेस। ठीक है, पहला जो आपका था वह पूरे विश्व के बारे में बताता है। हमने देखा है कि पूरे विश्व के बारे में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्र किस प्रकार के हैं ये बताता है। आपका ये भूतल का अध्ययन हो गया। ठीक है, और दूसरा आपका जो उद्देश्य है इसका वो यह बताना है
कि जो स्थान या क्षेत्र भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है। पहला आपको याद रखना है कि भूगोल का केंद्र बिंदु या आत्मा क्या है, तो स्थान या क्षेत्र है। ठीक है। पृथ्वी के तल पर विद्यमान विभिन्न स्थान या क्षेत्र प्रायः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने पहले देखा कि अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करना ये भूगोल का काम है, और ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है। और ये विशेषताएं एक दूसरे क्षेत्र से भिन्न होती हैं। मान लीजिए कि ये ए बिंदु है, तो ए क्षेत्र की जो विशेषताएं होंगी वो बी क्षेत्र की विशेषताएं नहीं होंगी। ठीक है। तो भूगोल ये बताता है कि ए क्षेत्र की विशेषताएं क्यों हैं और बी क्षेत्र की विशेषताएं क्यों हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र का जो विभिन्नता पाई जाती है उसका भी अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और आपको बताया जा चुका है कि जो एरियल डिफरेंशिएशन है या कोरोलॉजिकल साइंस है, जो उसमें अल्फ्रेड हेटनर महोदय ने बहुत काम किया है, और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है। ने भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस बताया, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के स्थानों और क्षेत्रों की भिन्नता और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में जो अलग अलग क्षेत्र हैं आपके, ठीक है, इनकी विशेषताएं बताना अलग अलग क्षेत्रों की, और दो स्थानों के मध्य जो संबंध है उसको व्याख्यात करना किसका काम है, भूगोल का काम है। यही हेटनर महोदय ने बताया है, और यही आपका उनके द्वारा दिया गया कोरोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है। आगे देखते हैं। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की भिन्नता, ये बता रहा है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र क्यों भिन्न होता है। तो वहाँ क्यों होता है, तो उच्चावच, संरचना, अपवाह, जलवायु, शैल, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या, भूमि, उपयोग, प्रतिरूप, कृषि, उद्योग, यातायात, व्यापार, शासन प्रणाली आदि के रूप में प्रकट होती है। यानी कि कोई भी क्षेत्र, मान लीजिए कि दो क्षेत्र हैं आपके, ये ए है ये बी है, तो जो यहाँ पे ये सब बिंदु बताए जा रहे हैं आपके, इन दोनों में भिन्न होंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भारत की अगर उच्चावच अलग है, भारत का उच्चावच अलग है तो पाकिस्तान का उच्चावच अलग होगा। भारत की संरचना अलग है तो पाकिस्तान की संरचना अलग होगी। और भूगोल ये कारण भी बताता है कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है। तो उसी प्रकार ये सभी बिंदु आपके अलग अलग हैं। इसके बाद तीसरा है आपका कि मानव के रूप में पृथ्वी का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ मैन। ठीक है। यानी कि मानव के घर के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के तल और उस पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में किया जाता है। यानी कहने का मतलब जो अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नताएं पाई जाती हैं उसमें मानव की निवास के रूप में देखा जाता है। मानव की पहुंच से परे क्षेत्र जैसे पृथ्वी का केंद्र यानी कि भूगर्भ, आकाश, आकाशीय पिंड आदि का अध्ययन क्रमशः अलग अलग शास्त्रों में किया जाता है। ठीक है। जैसे कि पृथ्वी के केंद्र का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी में किया जाता है, और अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। भूगोल में केवल भूतल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। भूतल में हमने बताया कि भूतल में किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। मानव पर्यावरण संबंध का विश्लेषण करना। ठीक है। यानी एनालिसिस ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन के बारे में बातचीत करना। ठीक है। ये भी भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। भूतल पर भौतिक, जैविक और मानवीय सभी प्रकार के तथ्य पाए जाते हैं। ठीक है। जो परस्पर संबंधित होते हैं। जैसा कि हमने यूनिटी की बात की थी, यानी पार्थिव एकता का सिद्धांत बताया था, उसमें भी हमने बात की थी कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी तत्व एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं। ठीक है। भले ही हम इन संबंधों को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका संबंध एक दूसरे से है। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर भूतल पर भौतिक और जैविक और मानवीय सभी प्रकार के तथ्य पाए जाते हैं तो ये भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में परस्पर संबंधित हैं। ठीक है। पर्यावरण का अभिप्राय उन दशाओं से है जो मनुष्य के चारों ओर व्याप्त होती हैं और मनुष्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका मनुष्य कोई, तो इसके चारों ओर की जो दशाएं हैं आपकी, प्राकृतिक और मानवीय दशाएं,
जो मनुष्य को प्रभावित कर रही हैं और मनुष्य भी इनको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य, कार्य क्षमता, व्यवसाय, भोजन, पोशाक, आदतों, व्यवहार और संस्कृति आदि पर पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, जैसे इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है तो ये इसने हमारी पोशाक को चेंज कर दिया है, यानी हमें स्वेटर और जैकेट पहनने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, जब गर्मी आएगी तो हम स्वेटर और जैकेट नहीं पहन सकते, वो हमें हल्के कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, कार्य क्षमता, व्यवसाय, भोजन, पोशाक, आदतें, व्यवहार और संस्कृति है, वो सब कभी किस पर निर्भर करती हैं? तो वो सभी पर्यावरण पर ही निर्भर करती हैं आपकी। ठीक है, वर्तमान मानव अपनी कला, कौशल, तकनीक, आवश्यकता तथा अभिरुचि के अनुसार पर्यावरणीय दशाओं में यथासंभव परिवर्तन करने में सतत रूप से तत्पर रहता है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण जब मनुष्य पर प्रभाव डालता है तो मनुष्य चुपचाप उसे देखता नहीं रहता है, वह अपनी कला, कौशल, तकनीक और आवश्यकता तथा अभिरुचि के अनुसार इन दशाओं में परिवर्तन करता है। ठीक है, और करने का हमेशा प्रयासरत भी रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान काल में हम पृथ्वी के तल पर जो ग्रह, नगर, ग्राम, खेत, सड़क, रेल मार्ग, कारखाने, नहर, पुल, बांध आदि देखते हैं, वे सभी मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन के ही परिणाम हैं। यानी कि मनुष्य ने पर्यावरण में परिवर्तन करने के बाद ये सभी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, और इन्हें हम सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं। और ये सब परिवर्तन उसने किसके अनुसार किए हैं? तो कौशल, तकनीक, आवश्यकता और अभिरुचि के अनुसार किए हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार भूगोल का मुख्य उद्देश्य स्थानिक वितरणों तथा स्थानिक संबंधों का दृष्टिकोण से भी अध्ययन करता है। ठीक है, इसके बाद है क्षेत्र या स्थानिक संगठन। भूगोल का यह भी प्रमुख उद्देश्य है, यानी स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। किसी प्रदेश के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की व्यवस्था को हम क्षेत्र संगठन या स्थानिक संगठन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ये कोई क्षेत्र है आपका, मान लीजिए ए क्षेत्र है आपका, तो यहाँ पर जितने ही प्रकार के संसाधन आपके पाए जा रहे हैं, वो चाहे आपके प्राकृतिक हों या मानवीय हों, उनका अनुकूलतम उपयोग करने की व्यवस्था करना क्षेत्र संगठन या स्थानिक संगठन कहलाता है। और अनुकूलतम उपयोग का मतलब क्या है? कि ये जो संसाधन पाए जा रहे हैं, इनका हम लंबे समय तक उपयोग कर सकें, इसीलिए इसलिए जो व्यवस्था की जाती है उसे हम क्षेत्र संगठन या स्थानिक संगठन कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण के उस तत्व को संसाधन कहते हैं जो किसी भी रूप में मानव के लिए उपयोगी है, अर्थात जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे मान लीजिए आपका पेन है। ठीक है, तो पेन आपकी आवश्यकता पूर्ति किस काम में करता है? पढ़ने के काम में। यानी अगर आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए आपको पेन की ज़रूरत है, यानी कि पेन भी आपका एक प्रकार का संसाधन है। यानी आसपास जो भी चीज़ें आप दिखाई दे रही हैं आपके, और आप उनका उपयोग करते हैं, तो वो किसी न किसी ज़रूरत की आपकी पूर्ति करते हैं और वे सभी आपके संसाधन होते हैं। ठीक है, किसी तत्व की मनुष्य के लिए उपयोगिता मानव ज्ञान और तकनीक के विकास पर निर्भर करती है, अतः मानव ज्ञान को संसाधनों का प्रमुख आधार माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो वो चीज़ आपके पास ही पड़ी रहेगी और आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो आपका जल है, जो मान लीजिए जो जल है आपका, या कह सकते हैं नदी जो बह रही है, ठीक है, तो मनुष्य को अगर ज्ञान नहीं होगा तो वह इस नदी के जल का उपयोग बिजली बनाने में नहीं कर सकता है, तो यह आपके लिए संसाधन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर पाते हैं। आगे देखते हैं। किसी प्रदेश के संपूर्ण संसाधनों का मूल्यांकन करना और उनका संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना वर्तमान काल में भूगोलवेत्ता का परम कार्य होता है। ठीक है, संपोषणीय विकास का मतलब है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है, उनसे वर्तमान जनसंख्या
की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, साथ ही साथ हम इन्हें आने वाली पीढ़ी को भी दे दें, ठीक है, ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो। वही विकास आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किसी प्रदेश के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग इस प्रकार से किए जाने पर बल दिया जाता है कि उनकी उपस्थिति भविष्य में बनी रहे, यानी कि भावी पीढ़ी को उसे हम दे सकें, और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। यही सब काम करने के लिए आपको क्षेत्रीय संगठन या स्थानिक संगठन की आवश्यकता होती है, ताकि वह संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सके। ठीक है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता समिति के प्रतिवेदन यानी 1970 के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल पर प्रतिरूप यानी पैटर्न और प्रक्रम यानी प्रोसेस के आधार पर स्थानिक संगठन का अध्ययन करना होता है। ये किसने कहा है? तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता समिति ने बताया है। ठीक है, और उन्होंने इसके अंतर्गत 4 पक्षों को रखा है। ठीक है, वो कौन कौन से पक्ष हैं आपके? क्षेत्र का समाकलित अध्ययन करना, यानी कहने का मतलब है कि क्षेत्र का संपूर्णता के साथ अध्ययन करना, कोई भी तत्व छूटने ना पाए। ठीक है, फिर कालिक परिवर्तन को देखना है, यानी कि समय के साथ उन तत्वों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है, इस चीज़ को भी देखना। इसके बाद सांस्कृतिक बोध यानी कल्चरल परसेप्शन का भी अध्ययन करना, कि जो संस्कृति है वहाँ की, उनका तत्वों के प्रति क्या रुख रहा है। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण की पारिस्थितिकीय व्याख्या करना, यानी कि पर्यावरणीय तत्वों का भी अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य होता है। ये किसने बताया है? तो अमेरिकी समिति ने बताया है। इसके बाद अगला उद्देश्य है भूगोल का मानव कल्याण या लोकहित, यानी ह्यूमन वेलफेयर और पब्लिक गुड के बारे में बात करना। ठीक है, वर्तमान भूगोलवेत्ता असमानता के प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोकहित पर विचार करता है। ठीक है, असमानता का मतलब है कि मान लीजिए कि ये आपका क्षेत्र है कोई, इसमें ए क्षेत्र बी क्षेत्र। ठीक है, तो ए क्षेत्र बी क्षेत्र से किस प्रकार पिछड़ा हुआ है या बहुत डेवलप है, इसके बारे में कौन अध्ययन करता है? तो भूगोल अध्ययन करता है। और वो ऐसा क्यों करता है? ताकि लोकहित यानी कि मानव का अधिक से अधिक कल्याण हो। ठीक है, इसके साथ साथ वह मानव कल्याण के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता तथा स्थानिक संगठन पर विचार करता है। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययनों में समाज उपयोगी वस्तुओं के वितरण, उपयोग की दशाओं, उपयोगिता की मात्रा आदि पर भी विशेष ध्यान देता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी आपकी क्या है? समाज उपयोगी वस्तुएं। ठीक है, इसके अलावा जनहित के दृष्टिकोण से एक भूगोलवेत्ता का उद्देश्य मानव कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे निर्धनता, बीमारी, अकाल, अपराध, सामाजिक विभेद जैसे जाति विभेद नहीं होगा, यहाँ पे विभेद होगा, जाति, भाषा, वर्ग आदि तथा सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, मनोरंजन आदि के वितरण में पाई जाने वाली असमानता का विश्लेषण करना और इस असमानता को दूर करने के लिए उपयुक्त सुझाव देना भी भूगोलवेत्ता का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्षेत्र है तो कहीं पर अच्छी शिक्षा है तो कहीं पर कम अच्छी शिक्षा है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, यानी कि कारण क्या है, और इन कारणों का निवारण किस प्रकार हो सकता है, ये सुझाव कौन देता है? तो भूगोलवेत्ता का प्रमुख उद्देश्य होता है। साथ ही साथ जो आपके ऊपर पूरे जो ये तत्व लिखे हुए हैं, ये सभी विभेद के बारे में भूगोलवेत्ता अच्छे से सुझाव दे सकता है। और आपका जो मानव कल्याण आधारित दृष्टिकोण है वो सब जन हिताय और सब जन सुखाय की विचारधारा पर आधारित है, यानी कि सभी लोगों का हित हो और सभी लोग सुख से अपना जीवन यापन कर सकें, इसी विचारधारा पर आपका मानव कल्याण आधारित है। ठीक है, ये किसी मनुष्य, समाज, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना जन सामान्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाने पर बल देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम विकास कर रहे हैं उससे पर्यावरण को क्षति नहीं होनी चाहिए।
अगर पर्यावरण को क्षति हो रही है किसी विकास को लेकर के, तो वह विकास हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर पर्यावरण को नुकसान होगा तो उससे मानव की को ही भरपाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो मनुष्य को जीवन स्तर ऊंचा उठाना, उसका स्वास्थ्य की देखभाल करना, उसको सुखमय बनाना, लेकिन वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना। ठीक है, ये आपका भूगोलविद्ता का ही प्रमुख उद्देश्य होता है या मानव कल्याण की बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, जिसमें हमने देखा कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। ठीक है, भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता का निरूपण करता है, मानव के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करता है, मानव पर्यावरण संबंध का विश्लेषण करता है, क्षेत्र व स्थानिक संगठन की बात करता है, और साथ ही साथ मानव कल्याण की भी बात करता है। ये भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भूगोल का प्रमुख उद्देश्य यह भी होता है कि वह पर्यावरणीय विकास यानी कि सतत विकास पर भी वह बल देता है। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ आपको मैंने जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि लास्ट वीडियो में आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आप हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।